अगर कहीं पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है तो चार पॉसिबिलिटी होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही दूसरा गलत, या फिर पहला गलत और दूसरा सही। लेकिन अगर ऐसा एक कंडीशन आ जाए कि जब दोनों स्टेटमेंट सही है उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचे कि क्या दूसरा वाला स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो यहां पर बनता है असर्शन रीजन क्वेश्चन, जिसमें कि दो स्टेटमेंट होता है और चार ऑप्शन होता है, जिसमें पहला और दूसरा ऑप्शन में ऐसा बोला जाता है कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या वो रीजन उस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, असर्शन यानी पहला स्टेटमेंट है कि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर उसको बोलते हैं जो टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता है, जो कि सुक्रोज नहीं कर पाता है। इनफैक्ट सुक्रोज इज द ओनली सैकेराइड दैट इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो है सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सुक्रोज के पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब होता है जिसमें कि एसिटल लिंकेज है। जब दो मोनोसैकेराइड को हम लोग मिलाते हैं और सिर्फ एसिटल लिंकेज रहे तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एसिटल लिंकेज कुछ ऐसा होता है, कार्बन और इस पे दो ईथर का ग्रुप लगा हुआ रहे अगर ऐसा, OR ग्रुप, ना दिस लिंकेज इज कॉल्ड एसिटल। और अगर दो मोनोसैकेराइड शुगर अगर कनेक्टेड है थ्रू एसिटल लिंकेज तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब बात ये कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही है यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है। अब आपको यह देखना है कि क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, असर्शन का स्टेटमेंट बोलो, बीच में लगाओ बिकॉज, और फिर रीजन का स्टेटमेंट बोलो और देखो कि क्या वो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट और लॉजिकल सेंटेंस बन रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग यहां पे बोलेंगे सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट बन रहा है क्योंकि ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, एसिटल लिंकेज, ऐसा कंपाउंड नॉन रिड्यूसिंग होता है, ऐसा कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है। अगर इसके जगह लिंकेज हेमी एसिटल का होता है, हेमी एसिटल लिंकेज होता है कि एक तरफ लगा होता है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक तरफ लगा रहता है OR यानी कि ईथर का ग्रुप, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल लिंकेज। अगर ऐसा होगा तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। तो क्योंकि उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसीलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज कि यहां पे रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि असर्शन का लाइन बीच में लिखे बिकॉज और फिर रीजन लिखे तो ये बना एक लॉजिकल लाइन, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है कि पहला असर्शन यानी स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज मोर देन एल्डिहाइड, ये लाइन बिल्कुल गलत है। एल्डिहाइड का एक्चुअली रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होता है क्योंकि जो एल्डिहाइड्स होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। यहां पे हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ये एक एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर यहां पर हम बनाएं और बगल में कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो इन दोनों में इसमें एक तरफ अल्काइल है जो कि +I इफेक्ट लगा करके इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ा रहा है, जबकि इसमें दोनों तरफ +I ग्रुप लगा हुआ है तो इसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा बढ़ गया। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा बढ़ गया उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगा और उसका रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम लोग बात कर ले रिएक्टिविटी का तो एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होता है। पहला स्टेटमेंट था रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज मोर देन एल्डिहाइड, तो गलत स्टेटमेंट है। और सेकंड लाइन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, बिल्कुल सही बात है। जस्ट वही बात आप लोगों को हम बता रहे थे कि कीटोन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी एल्डिहाइड से कम होता है। तो ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, और पहला जो स्टेटमेंट था दिस वन इज करेक्ट और पहला स्टेटमेंट गलत था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन में है दैट ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज इजियर देन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ज्यादा आसान कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल गलत बात। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना बल्कि ज्यादा इजी होता है। जैसे ये एल्डिहाइड है,
इस एल्डिहाइड में अगर आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं लाइक KMnO4 K2Cr2O7 तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH। लेकिन वहीं इसके जगह अगर कीटोन रहा CH3C डबल बॉन्ड OCH3 तो इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करना चाहेंगे तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा बिकॉज इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन आसान होता है, गलत बात है। रीजन है CC बॉन्ड ऑफ कीटोन इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड। ये बिल्कुल सही बात है, यही तो रीजन है, यही तो बात है कि जिसके वजह से कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है बिकॉज कीटोन में कोई CH बॉन्ड तो है नहीं, ये CC बॉन्ड है, ये CC बॉन्ड है जो कि मजबूत होता है, जबकि एल्डिहाइड में यहां पे बॉन्ड कौन सा है, CH बॉन्ड है जो कि कमजोर होता है। क्योंकि ये कमजोर होता है तो इजिली टूटता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहीं पे तो H की जगह OH लगा है और ये वाला बॉन्ड मजबूत है तो इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूट रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया। तो CC बॉन्ड मजबूत है कीटोन का CH बॉन्ड एल्डिहाइड से, ये लाइन सही है। लेकिन पहला वाला लाइन बिल्कुल गलत है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज इजियर देन एल्डिहाइड। यही अगर असर्शन में ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा होता दैट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर देन कीटोन तो वो वाला लाइन भी सही हो जाता और उसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये वाला होता, यानी कि वैसे केस में ऑप्शन ए होता, बट इस केस में तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव फ्रेडक्राफ्ट रिएक्शन। बिल्कुल सही बात। क्यों ऐसा? लेट्स सी व्हाट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मतलब होता है बेंजीन रिंग पे लगा हुआ रहेगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। Now this carboxylic acid group is a deactivating group। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये COOH का -M इफेक्ट रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यानी कि ये COOH रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को कम कर देता है और जब रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो कम हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और कोई भी इस तरह का स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, -M इफेक्ट वाला, स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट वाला डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो तो फ्रेडक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन रिएक्शन नहीं होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, इसका रीजन जो लिखा हुआ है वो है द कार्बोनिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड गेट्स बॉन्डेड टू लेविस एसिड AlCl3। द कार्बोनिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, बिल्कुल सही बात है। और ये जब हम लोग फ्रेडक्राफ्ट रिएक्शन करते हैं तो ये AlCl3 के साथ बॉन्ड भी बना लेता है, ये वाला बात भी बिल्कुल सही है कि ऐसा हो जाएगा। यहां पे है C डबल बॉन्ड OH एंड इट रिएक्ट्स विथ AlCl3, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, एल्युमिनियम के पास वेकेंट p ऑर्बिटल और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बन जाता है। तो ये बिल्कुल सही लाइन है कि डीएक्टिवेटिंग भी है और वो लेविस एसिड AlCl3 से बॉन्ड बनाता है। सो वही रीजन है कि ये फ्रेडक्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बोर्ड में आप एक असर्शन रीजन क्वेश्चन देख रहे हैं। असर्शन में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें लिखा है गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है उसमें आप ध्यान देना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को छोड़ दो, इसके बाहर जो भी आपको दिखता है जिसको कि हम लोग कैसे कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, वो आपके दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट कर सकता है। अब सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, ठीक है, तो इसका जो कैटायन है यानी कि Ag+ वो इस Cl- से रिएक्ट करके AgCl का व्हाइट पीपीटी बना सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिएक्शन कैसा होगा, तो ये देखिए कोबाल्ट NH3 SO4 ये हो गया और बाहर में लिखा हुआ है Cl, और उसको जब आप रिएक्ट करेंगे AgNO3 के साथ तो आप लोग को हम क्या बोले, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये नहीं रिएक्ट करता है। ये जो बाहर में है आयोनाइजेशन स्फीयर ये रिएक्ट करेगा, तो ये Cl इस Ag+ के साथ मिल करके बनाएगा AgCl का व्हाइट पीपीटी। AgCl कलर आप लोग को पता होना चाहिए, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है AgCl। वही अगर यहां पे Cl का जगह Br होता तो AgBr बनता लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और अगर यहां पे आयोडीन होता तो AgI का डार्क येलो कलर का पीपीटी वहां पे फॉर्म करता। ठीक है, तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है यानी कि असर्शन वो सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, द कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट्स टू गिव Cl- एंड SO4 आयंस। क्लियरली दिख रहा है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप डिसोशिएट करते हैं तो ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज आप लोगों को दिख रहा है वो डिसोशिएट नहीं करता, ये स्क्वायर ब्रैकेट एक साथ रहता है। मतलब ये जब आप इसको डिसोशिएट करोगे तो ये क्या बनाएगा वो हम बना देते हैं यहां पे।
CONH3 HO, ये बनाएगा कैटायनिक फॉर्म प्लस चार्ज, और ये जो Cl माइनस है ये बनाएगा एनायनिक चार्ज। यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज आप लोगों को दिख रहा है वो अलग अलग नहीं होता है। तो यहां पे तो कह रहा है कि Cl माइनस भी बनेगा और SO4 2 माइनस भी बनेगा, जबकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि SO4 2 माइनस तो बना ही नहीं, सिर्फ Cl माइनस बना। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पहला असर्शन सही और रीजन जो है वो गलत, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन सी। तो ऐसे तो आप देखो खुद ब खुद ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं कि ऑप्शन सी है, बट अगर मान लो यही सवाल असर्शन रीजन में नहीं आता और आपसे कुछ दूसरा तरह का सवाल पूछता है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन देकर के पूछता है कि बताइए प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो आप बनाते कि AgCl YPPT बनेगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज कर देता है कि बोलता है कि बताइए इस कॉम्प्लेक्स में कि डिसोशिएट करने पे कौन सा आयन फॉर्म करेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये कैटायन और ये एनायन बनेगा। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा बात हम लोग डील कर लिए इसमें, बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। C2H5 दिस इज 2 डिग्री अमीन। ये बाबू ये हो गया 2 डिग्री अमीन, ठीक है, is more basic than C2H5 whole thrice and in aqueous solution, ये हो गया 3 डिग्री अमीन। तो अगर आप लोगों को अमीन के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी है तो आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री में अमीन्स में एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में 2 डिग्री अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। क्यों ज्यादा होता है, रीजन देखो हम यहां पे दिखाते हैं। जैसे यहां पे हम बनाते हैं 2 डिग्री अमीन NH और इस जगह पे अल्काइल ग्रुप लिख देते हैं R, जो कि इस केस में C2H5 लिखा हुआ है, ठीक है। और एक 3 डिग्री अमीन बनाते हैं जहां पे हम लोग फिर से R मानते हैं अल्काइल ग्रुप को और 3 R यहां पे लगा दिए, ठीक है। ये हो गया 2 डिग्री अमीन और ये हो गया 3 डिग्री अमीन। अब जब इसको हम एक H प्लस देंगे, मतलब कि इस बेस को एक H प्लस देके उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, तो यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा स्पेस मेरे को चाहिए होगा। यहां पे नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहां पर है और ये 2 अल्काइल ग्रुप है, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। जबकि इसको आप अगर एक H प्लस दोगे तो यहां भी वैसे ही ये नाइट्रोजन है, इस पे 3 अल्काइल ग्रुप पहले से ही लगा हुआ है बिकॉज 3 डिग्री अमीन था, और ये वाला H एक निकल के आ गया। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन का, यानी कि सॉल्वेंट के रूप में वहां पर पानी प्रेजेंट है, तो यहां आप गौर से देखो, अगर यहां पर हम H2O का मॉलिक्यूल बना देते हैं H2O और यहां पर H2O बना देते हैं, तो पहला वाला जो कंपाउंड है यानी कि 2 डिग्री अमीन का बात हम करें तो ये वाला हाइड्रोजन इस H2O के साथ H बॉन्डिंग बना सकता है इंटरमॉलिक्यूलर, और ये वाला H भी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बना सकता है। जबकि 3 डिग्री अमीन के कॉन्जुगेट एसिड में सिर्फ एक ही एलिजिबल हाइड्रोजन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रीजन है जिसके वजह से ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को आप बोल सकते हैं X और ये वाले कंपाउंड को Y। तो स्टेबिलिटी वाले फैक्टर को अगर हम लोग कंपेयर करें कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पे दिख रहा है कि X इज मोर स्टेबल देन Y बिकॉज X में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर जो ज्यादा स्टेबल है तो उसका कॉन्जुगेट ज्यादा बेसिक होगा, दैट मींस 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री, ठीक है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट आपको हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिए। पहला वाला स्टेटमेंट जो है असर्शन वो करेक्ट है, दैट 2 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। रीजन जो है पढ़ते हैं उसको क्या लिखा हुआ है, इन C2H5 to NH यानी कि 2 डिग्री अमीन अगेन देयर इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड प्लस आई इफेक्ट देन C2H5 होल 3, एंड ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है बाबू। जब अल्काइल ग्रुप 2 है और यहां पे अल्काइल ग्रुप 3 है, तो ऑब्वियसली जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा उसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, जब ग्रुप के चारों तरफ बल्किनेस बढ़ता है, भीड़ भाड़ बढ़ जाता है। तो जब अल्काइल ग्रुप का संख्या बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्टेरिक हिंड्रेंस उस केस में इंक्रीज करेगा। और आपको दिख रहा है कि यहां पे उल्टा बात लिखा हुआ है कि इस 2 डिग्री वाले में कह रहा है कि ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो गलत बात हो गया। ऊपर से जो अल्काइल ग्रुप है ये होता है प्लस आई ग्रुप, 3 अल्काइल है तो प्लस आई ज्यादा होना चाहिए, इसमें 3 डिग्री में प्लस आई ज्यादा होना चाहिए, और यहां पे तो कह रहा है कि 2 डिग्री वाले में प्लस आई ज्यादा होगा। तो ये दोनों ही बात गलत है कि देयर इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इन दिस, देयर इज मोर प्लस आई इफेक्ट इन दिस। तो ये रीजन वाला बात गलत है। हां, अगर रीजन सही होता तो फिर हम लोग चेक कर रहे होते कि भाई वो एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, बट यहां तो उसको चेक करने का जरूरत ही नहीं है। यहां पे क्या है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज अ वीकर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनॉल।
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये एक्सेप्शन होता है, ध्यान दो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ऐसा है, यहां पर है OH और इस जगह पे NO2 है, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दिस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और पारा नाइट्रोफिनॉल इज यहां पे OH और इस जगह पे N डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। एक्चुअली अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखो तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, क्योंकि OH से नजदीक है NO2, तो इसका माइनस आई इफेक्ट इसके H प्लस के निकलने के बाद जो माइनस बनेगा उसको स्टेबलाइज करता। लेकिन ये एक्सेप्शन वाला केस है कि यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, जिस वजह से इस H का निकलना मुश्किल हो जाता है और इन दोनों में ज्यादा एसिडिक हो जाता है पारा नाइट्रोफिनॉल। पारा नाइट्रोफिनॉल बिकम्स मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। सेकंड रीजन देखते हैं, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड मेक्स ऑर्थो आइसोमर वीकर देन पारा आइसोमर, बिल्कुल सही, वही तो रीजन आप लोग अभी हम दिए। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही। एल्कोहल्स हैव इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, गड़बड़, गलत है, इंट्रामोलिकुलर नहीं होता है, एल्कोहल में होता है इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। देखो ये जो एल्कोहल है ROH, ये बगल में ऐसे लिखते हैं इसको ROH, बगल में दूसरा एल्कोहल हम बना दें ROH, तो ये वाले हाइड्रोजन का ये वाला ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। और जब इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड होता है तभी ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाता है। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना है, तो जब आप बॉयल करोगे तो क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो अगर मजबूत है तो दोनों बॉन्ड का दोनों मॉलिक्यूल के अलग होने का टेंडेंसी कम हो जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसको ज्यादा तापमान तक आपको गर्म करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेपरेट दोस टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कह रहा है कि इंट्रामोलिकुलर, देखो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से ना वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट को कोई असर नहीं पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता कब है, जब इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड हो, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्ड हो। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल H बॉन्ड होना। सो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अल्केन से, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसका रीजन इंट्रा नहीं बल्कि है इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। तो पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। NH2 group is ortho para directing in electrophilic substitution reaction, ये स्टेटमेंट मेरे को बिल्कुल सही दिख रहा है। ये NH2 ग्रुप जो है ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। क्यों ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, बहुत बेसिक से एक स्ट्रक्चर से आप लोगों को समझाया जा सकता है। अगर हम एनिलीन का फोटो बनाएं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, और अगर आप इसमें कॉन्जुगेशन करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, तो आप देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप पहला बनाए हैं, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पे डेंसिटी बढ़ रहा है। यहां देखिए ऑर्थो पोजीशन में लोन पेयर माइनस चार्ज आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड NH2, यहां पे प्लस चार्ज, और फिर आगे जब इसका आप रेजोनेंस को लेकर के जाएंगे तो ये वाला लोन पेयर यहां पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर लोन पेयर। सो इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पारा पोजीशन हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बात हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप आ रहा है, तो उसको जहां पे इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहां अटैक करेगा। और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहां पर बढ़ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ रहा है और पारा पोजीशन पे बढ़ रहा है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पे अटैक करना चाहेगा, वो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, which means NH2 group is ortho para directing group. So this statement is fully correct. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है रीजन कि एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अगर आप लोगों को जानकारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का होगा तो आप लोगों को ये बात पता हो कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एनिलीन जो होता है वो, यही एनिलीन, वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाता है। उसका कारण आप लोग को हम समझाते हैं। देखिए ये जो एनिलीन है इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट कैटलिस्ट इज AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, अब एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है और यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहां पर ये रिएक्शन हो जाएगा दैट नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ AlCl3। जैसे ही ये डोनेशन होगा ये क्या फॉर्म करेगा, इसको हम उसका फॉर्म बना रहे हैं यहां पे बेंजीन रिंग। इस केस में NH2
और यहां पे बन गया AlCl3, यहां पे नाइट्रोजन पे प्लस और एल्यूमिनियम पे माइनस। इस तरह का कुछ एक कॉम्प्लेक्स वहां पे फॉर्म करेगा। अब इस नाइट्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर बचा नहीं और खास करके उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये ओवरऑल ग्रुप जो है वो हो गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि रिंग से इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को वो बढ़ा नहीं रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को वो घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब भी एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आता है तो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन वहां होता ही नहीं है। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। यही रीजन है कि एनिलीन फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। देखो सिंपल, अगर एनिलीन का बात करो तो लोन पेयर था, वो तो एक्टिवेटिंग था, बट द कैटलिस्ट यूज्ड इन फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन इज AlCl3, and in presence of AlCl3 this aniline, this nitrogen compound converts to a deactivating group due to which Friedel-Crafts reaction does not take place। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है रीजन, वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अगर कोई बोले NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पार डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा क्योंकि इसके प्लस एम इफेक्ट के वजह से ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। जबकि यहां पे रीजन में लिख दिया एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, द स्टेटमेंट इज नो डाउट करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होने के बावजूद इसका आंसर होगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कई बार कि सर दोनों सही हो गया, हमको पता कैसे चलेगा कि दूसरा वाला उसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। इसका बहुत बेसिक सा रीजन है। आप एक काम करो, आप इस तरह का स्टेटमेंट बनाओ दैट NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज, और फिर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ दो, बिकॉज एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। कोई कनेक्शन ही नहीं दोनों लाइन में, दोनों बात बिल्कुल सही है बट इन दोनों लाइन में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप क्या करो, पहला असर्शन पढ़ो, फिर लिखो बिकॉज, और फिर ये वाला चीज लिख करके देखो कि क्या सही में ये पूरा स्टेटमेंट प्रॉपरली बन रहा है। तो मेरे को दिख रहा है कि प्रॉपर स्टेटमेंट तो बन ही नहीं रहा है, ये इसका रीजन है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इस असर्शन रीजन क्वेश्चन को देखिए। असर्शन यानी कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमीन्स। ओके, मेरे को यह स्टेटमेंट सही लगता है। क्यों ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है? क्योंकि देखिए क्या होता है, समझना, जैसे हम एक अल्काइल हैलाइड लेकर के आए CH3Cl और इसको अगर हम अमोनिया से ट्रीट किए, ठीक है, तो यहां पर SN2 मैकेनिज्म होता है। क्या होगा, ये यहां पे अटैक करेगा, ये Cl यहां से निकल जाएगा और फिर ये वाला हाइड्रोजन क्योंकि एसिडिक हो गया तो वहां से रिमूव हो जाएगा और यहां पे फॉर्म कर जाएगा CH3NH2। लेकिन क्या होता है, ये रिएक्शन यहां पर रुकता नहीं है। ये नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन यहां रुकता नहीं है। ये फिर से CH3Cl जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, इसका बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा डब्बा में, तो इसके साथ फिर से ये रिएक्शन करता है और यहां पर बन जाएगा उसको 2 डिग्री अमीन NH CH3CH3। तो यहां पे 1 डिग्री पे ना रिएक्शन रुका नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि 1 डिग्री का सारा ही फॉरवर्ड चला जाएगा, बट कुछ तो जाएगा। फिर यहां 2 डिग्री बन गया, अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये आगे चल करके 3 डिग्री भी फॉर्म कर सकता है क्योंकि यहां पे कह रहा है प्योर प्राइमरी अमीन। प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं बन रहा है। देयर विल बी मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। तो ऑब्वियसली अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड ये एक सुटेबल मेथड नहीं है क्योंकि प्योर फॉर्म में नहीं बन रहा, साथ में मिक्सचर ही बन जा रहा है। ठीक है, अब हम रीजन पढ़ते हैं। रीजन कह रहा है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड यील्ड्स मेनली सेकेंडरी अमीन्स। ये तो लाइन ही गलत है क्योंकि देखो सेकेंडरी अमीन जो है इसके पास भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अब फर्दर ये रिएक्शन कर सकता है। अगर मान लीजिए यहां पर CH3Cl होता तो ये वाला कंपाउंड यहां पे जाकर के ये रिएक्शन कर देता तो आगे भी बनता, तो बेसिकली इसमें मिक्सचर बन रहा है। तो ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देखो अगर एक सही और एक गलत मिलता है फिर कोई लफड़ा नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तब होता है जब दोनों सही मिल जाए और वैसे केस में आपको चुनना पड़े कि रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। लेकिन जब एक सही और एक गलत है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर जो है सी और डी होगा। इस केस में उसका सही आंसर है सी। असर्शन में लिखा है लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो हम समझाते हैं इस पार्ट को आप लोगों को। एम्बीडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि वो है तो एक मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि बनाएगा वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ,
लेकिन उसमें डोनर एटम एक से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सी ट्रिपल बॉन्ड एन, कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो बाबू यहां ध्यान दो, कार्बन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो सेंट्रल मेटल के साथ बनाएगा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये Cn माइनस है तो मोनोडेंटेट, लेकिन कार्बन डोनर भी हो सकता है और नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है, यानी कि दो अलग अलग डोनर साइट ऑफ विच ओनली वन कैन एक्ट एज डोनर एट ए टाइम। तो इसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एक और एग्जांपल दिखाते हैं आप लोग को, NO2 माइनस, N डबल बॉन्ड O और यहां पर O पे माइनस चार्ज। अब इस केस में देखो आप, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन भी एज ए डोनर काम कर सकता है, ऑक्सीजन भी एज ए डोनर काम कर सकता है, बट दोनों में कोई एक ही काम करेगा एट ए टाइम, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड। सो तो पहला स्टेटमेंट है हां, तो इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड में अगर मान लीजिए दो कंपाउंड है विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक में ये कार्बन डोनर है और एक में ये नाइट्रोजन डोनर है, तो वो दोनों को हम लोग बोलेंगे लिंकेज आइसोमर्स। हम एग्जांपल दिखाते हैं आप लोग को। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है, FeH2O होल 5 CN और बाहर में एक Cl लगा देते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है FeH2O होल 5 और Cn के जगह हम लिख देते हैं NC। NC का मतलब हो गया नाइट्रोजन डोनर आइसोसाइनाइड, और ये Cn हो गया कार्बन डोनर साइनाइड और बाहर में Cl। तो ये दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस है कि इस केस में कार्बन डोनर है, इस केस में नाइट्रोजन डोनर है। सो बेसिकली द डिफरेंस इज ड्यू टू एम्बीडेंटेट लिगेंड, कि वो डोनर का एटम बदल गया है, और इसी को हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमर्स। दीज टू आर लिंकेज आइसोमर्स। ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमर्स बोलेंगे, क्योंकि लिंकेज आइसोमर्स डिफर इन द डोनर एटम ऑफ एन एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो अगर पहला स्टेटमेंट को देखो, लिंकेज आइसोमरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बीडेंट लिगेंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, एम्बीडेंटेट लिगेंड की वजह से ही होता है। सेकंड रीजन जो इसका है, एम्बीडेंटेट लिगेंड लाइक NO2, वेरी नाइस, बिकॉज NO2 का एग्जांपल यहां लिए भी है, हैज टू डिफरेंट डोनर एटम्स दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। परफेक्ट, परफेक्ट, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि ये रीजन ही असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिकॉज वही एक्सप्लेनेशन पहले आप लोग को हम दिए। सो इसका आंसर सही सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहला है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। सी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है, टेट्राहेड्रल, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, sp3 का मतलब क्या हुआ कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो बना नहीं है, मतलब कि d में घुस करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया, ये बाहर बाहर से s से बना करके निकल गया। और बाहर बाहर से बनाने का मतलब है कि ये जो d का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको पेयरिंग नहीं कर पाया, पेयरिंग नहीं कर पाया, और पेयरिंग अगर नहीं हुआ मतलब कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है। तो टेट्राहेड्रल के साथ कुछ कुछ चीज एसोसिएटेड हो जाता है, जैसे एक हो जाता है कि ये तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल पहला बात है। दूसरा है कि इसमें हाई स्पिन है, हाई स्पिन है, मतलब कि वो पेयरिंग नहीं कर पाया, अगर पेयरिंग नहीं कर पाया मतलब कि स्पिन ज्यादा रह गया। और तीसरा है कि इसका पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, जनरल बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस विल बी देयर, पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। तो लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व। देखो यहां पे रेयरली ऑब्जर्व लिखा है, मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट जनरल बात है। तो ठीक बात है, बिकॉज टेट्राहेड्रल में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का बात हो रहा है, तो लो स्पिन जनरली नहीं होता है। अच्छा, एक और बात, जब हाई स्पिन का हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब कि इसमें पेयरिंग नहीं होना है ना, हाई स्पिन का मतलब पेयरिंग नहीं होना है। पेयरिंग नहीं होने का मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयर करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तभी तो पेयरिंग नहीं हो रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट यही है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है ये कम है, तभी तो पेयरिंग नहीं हो रहा है, और पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा है। तो यहां पे लिखा हुआ है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। अगर ये उल्टा हो जाता ना कि अगर पेयरिंग एनर्जी कम हो जाता तो फिर हम लोग पेयर कर देते, अरे जिसमें एनर्जी कम लगेगा वो काम करेंगे। तो इस केस में एनर्जी कह रहा है कि कम लग रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, सही बात, तभी तो पेयर नहीं कर रहे, और पेयर नहीं कर रहे तभी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो टेट्राहेड्रल वाले केस में ये लाइन बिल्कुल सही है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, तभी तो पेयरिंग नहीं हो रहा है।
सो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन.